14 साल तक निरंतर मानसिक वेदना और शारीरिक यातना भोगने के बाद आइवन ओकोटस जेल से निकला, पर उस पक्ष की भांति नहीं जो शिकारी के पिंजरे से पंखहीन होकर निकला हो, बल्कि उस सिंह की भांति जिसे कटघरे की दीवारों ने और भी भयंकर तथा और भी रक्त लोलुप बना दिया हो। उसके अंतस्थल में एक द्रव ज्वाला उमड़ रही थी, जिसने अपने ताप से उसके बलिष्ठ शरीर, सुडौल अंग प्रत्यंग और लहराती हुई अभिलाषाओं को झुलस डाला था। और आज उसके अस्तित्व का एक एक अणु, एक एक चिंगारी बना हुआ था, क्षुधित, चंचल और विद्रोहमय। जेलर ने उसे तौला। प्रवेश के समय 2 मन 30 सेर था, आज केवल 1 मन 5 सेर। जेलर ने सहानुभूति दिखाकर कहा, तुम बहुत दुर्बल हो गए हो। अगर जरा भी कुपथ्य हुआ तो बुरा होगा। आइवन ने अपने हड्डियों के ढांचे को विजय भाव से देखा और अपने अंदर एक अग्निमय प्रवाह का अनुभव करता हुआ बोला, कौन कहता है कि मैं दुर्बल हो गया हूं? तुम खुद देख रहे होगे। दिल की आग जब तक नहीं बुझेगी, आइवन नहीं मरेगा मिस्टर जेलर। 100 वर्ष तक नहीं, विश्वास रखिए। आइवन इसी प्रकार बहकी बहकी बातें किया करता था, इसलिए जेलर ने ज्यादा परवाह न की। सब उसे अर्धविक्षिप्त समझते थे। कुछ लिखा पढ़ी हो जाने के बाद उसके कपड़े और पुस्तकें मंगवाई गई, मगर वे सारे सूट अब उसे उतारे हुए से लगते थे। कोटों की जेबों में कई नोट निकले, कई नकद रूबेल। उसने सब कुछ वहीं जेल के वार्डरों और निम्न कर्मचारियों को दे दिया, मानो उसे कोई राज्य मिल गया। जेलर ने कहा, यह नहीं हो सकता आइवन, तुम सरकारी आदमियों को रिश्वत नहीं दे सकते। आइवन साधु भाव से हंसा, यह रिश्वत नहीं है मिस्टर जेलर। इन्हें रिश्वत देकर अब मुझे इनसे क्या लेना देना है? अब ये अप्रसन्न होकर मेरा क्या बिगाड़ देंगे और प्रसन्न होकर मुझे क्या देंगे? यह उन कृपाओं का धन्यवाद है जिनके बिना 14 साल तो क्या, मेरा यहाँ 14 घंटे रहना असह्य हो जाता। जब वह जेल के फाटक से निकला तो जेलर और सारे अन्य कर्मचारी उसके पीछे उसे मोटर तक पहुंचाने चले। 15 साल पहले आइवन मॉस्को के संपन्न और संभ्रांत कुल का दीपक था। उसने विद्यालय में ऊंची शिक्षा पाई थी, खेल में अभ्यस्त था, निर्भीक था, उदार और सहृदय था, दिल आईने की भांति निर्मल, शील का पुतला, दुर्बलों की रक्षा के लिए जान पर खेलने वाला, जिसकी हिम्मत संकट के सामने नंगी तलवार हो जाती थी। उसके साथ हेलेन नाम की एक युवती पढ़ती थी, जिस पर विद्यालय के सारे युवक प्राण देते थे। वह जितनी ही रूपवती थी, उतनी ही तेज थी, बड़ी कल्पनाशील, पर अपने मनोभावों को ताले में बंद रखने वाली। आइवन में क्या देखकर वह उसकी ओर आकर्षित हो गई, यह कहना कठिन है। दोनों में लेश मात्र भी सामंजस्य न था। आइवन सैर और शराब का प्रेमी था और हेलेन कविता एवं संगीत और नृत्य पर जान देती थी। आइवन की निगाह में रुपए केवल इसलिए थे
कि दोनों हाथों से उड़ाए जाएं, लेकिन हेलेन अत्यंत कृपण। आइवन को लेक्चर हॉल कारागार सा लगता था। हेलेन इस सागर की मछली थी, पर कदाचित वह विभिन्नता ही उसमें स्वाभाविक आकर्षण बन गई, जिसने अंत में विकल्प प्रेम का रूप लिया। आइवन ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया और उसने स्वीकार कर लिया, और दोनों किसी शुभ मुहूर्त में पाणी ग्रहण करके सुहाग रात बिताने के लिए किसी पहाड़ी जगह में जाने के मंसूबे बांध रहे थे कि सहसा राजनीतिक संग्राम ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। हेलेन पहले से ही राष्ट्रवादियों की ओर झुकी हुई थी। आइवन भी उसी रंग में रंगा उठा। खानदान का रईस था, उसके लिए प्रजा पक्ष लेना एक महान तपस्या थी। इसलिए जब कभी वह इस संग्राम में हताश हो जाता तो हेलेन उसकी हिम्मत बंधाती, और आइवन उसके स्नेह और अनुराग से प्रभावित होकर अपनी दुर्बलता पर लज्जित होता। इन्हीं दिनों यूक्रेन प्रांत की सूबेदारी पर रोमनाफ नाम का एक गवर्नर नियुक्त होकर आया। बड़ा ही कट्टर, राष्ट्रवादियों का जानी दुश्मन, दिन में 2-4 विद्रोहियों को जब तक जेल न भेज लेता उसे चैन न आता। आते ही आते उसने कई संपादकों पर राजद्रोह का अभियोग चलाकर उन्हें साइबेरिया भेजवा दिया। कृषकों की सभाएं तोड़ दी, नगर की म्युनिसिपैलिटी तोड़ दी, और जब जनता ने अपना रोष प्रकट करने के लिए जलसे किए तो पुलिस से भीड़ पर गोलियां चलवाई, जिससे कई बेगुनाह की जाने गई। मार्शल लॉ जारी कर दिया। सारे नगर में हाहाकार मच गया। लोग मारे डर के घर से न निकलते थे, क्योंकि पुलिस हर एक की तलाशी लेती थी और उसे पीटती थी। हेलेन ने कठोर मुद्रा से कहा, यह अंधेर तो अब नहीं देखा जाता आइवन, इसका कुछ उपाय होना चाहिए। आइवन ने प्रश्न भरी आंखों से देखा, उपाय? हम क्या कर सकते हैं? हेलेन ने उसकी जड़ता पर खिन्न होकर कहा, तुम कहते हो हम क्या कर सकते हैं? मैं कहती हूं हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं इन्हीं हाथों से उसका अंत कर दूंगी। आइवन ने विस्मय से उसकी ओर देखा। तुम समझती हो उसे कत्ल करना आसान है? वह कभी खुली गाड़ी में नहीं निकलता। उसके आगे पीछे सशस्त्र सवारों का एक दल हमेशा रहता है। रेलगाड़ी में भी वह रिजर्व डब्बों में सफर करता है। मुझे तो असंभव सा लगता है हेलेन, बिल्कुल असंभव। हेलेन कई मिनट तक चाय बनाती रही, फिर 2 प्याले मेज पर रखकर उसने प्याला मुंह से लगाया और धीरे धीरे पीने लगी। किसी विचार में तन्मय हो रही थी। सहसा उसने प्याला मेज पर रख दिया और बड़ी बड़ी आंखों में तेज भरकर बोली, यह सब कुछ होते हुए भी मैं उसे कत्ल कर सकती हूँ आइवन। आदमी एक बार अपनी जान पर खेलकर सब कुछ कर सकता है। जानते हो मैं क्या करूंगी? मैं उससे राहो रस्म पैदा करूंगी, उसका विश्वास प्राप्त करूंगी, उसे इस भ्रांति में डालूंगी कि मुझे उससे प्रेम है। मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में पराग की भांति रस छिपा ही रहता है। मैं तो समझती हूं कि रोमनाफ की यह दमन नीति उसकी अवरुद्ध अभिलाषा की गांठ है और कुछ नहीं।
किसी मायाविनी के प्रेम में असफल होकर उसके हृदय का रस स्रोत सूख गया है। वहां रस का संचार करना होगा और किसी युवती का एक मधुर शब्द, एक सरल मुस्कान भी जादू का काम करेगी। ऐसों को तो वह चुटकियों में अपने पैरों पर गिरा सकती है। तुम जैसे सैलानियों को रिझाना इससे कहीं कठिन है। अगर तुम यह स्वीकार करते हो कि मैं रूपहीन नहीं हूं, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि मेरा कार्य सफल होगा। बतलाओ, मैं रूपवती हूं या नहीं? उसने तिरछी आंखों से आइवन को देखा। आइवन इस भाव विलास पर मुग्ध होकर बोला, तुम यह मुझसे पूछती हो हेलेन? मैं तो तुम्हें संसार की। हेलेन ने उसकी बात काट कर कहा, अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम मूर्ख हो आइवन। इस नगर में नहीं, हमारे विद्यालय में ही मुझसे कई रूपवती बालिकाएं मौजूद हैं। हाँ, तुम इतना ही कह सकते हो कि तुम कुरूपा नहीं हो। क्या तुम समझते हो मैं तुम्हें संसार का सबसे रूपवान युवक समझती हूँ? कभी नहीं। मैं ऐसे एक नहीं 100 नाम गिना सकती हूँ जो चेहरे मोहरे में तुमसे कहीं बढ़कर हैं। मगर तुम में कोई ऐसी वस्तु है जो तुम ही में है, और वह मुझे और कहीं नजर नहीं आती। तो मेरा कार्यक्रम सुनो। 1 महीने तो मुझे उससे मेल करते लगेगा। फिर वह मेरे साथ सैर करने निकलेगा, और तब एक दिन हम और वह दोनों रात को पार्क में जाएंगे और तालाब के किनारे बेंच पर बैठेंगे। तुम उसी वक्त रिवॉल्वर लिए आओगे और वहीं पृथ्वी उसके बोझ से हल्की हो जाएगी। जैसा हम पहले कह चुके हैं, आइवन एक रईस का लड़का था और क्रांतिमय राजनीति से उसका हार्दिक प्रेम न था। हेलेन के प्रभाव से कुछ मानसिक सहानुभूति अवश्य पैदा हो गई थी, और मानसिक सहानुभूति प्राणी को संकट में नहीं डालती। उसने प्रकट रूप से तो कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन कुछ संदिग्ध भाव से बोला, यह तो सोचो हेलेन, इस तरह की हत्या कोई मानुषीय कृति है? हेलेन ने तीखेपन से कहा, जो दूसरों के साथ मानुषीय व्यवहार नहीं करता, उसके साथ हम क्यों मानुषीय व्यवहार करें? क्या यह सूर्य की भांति प्रकट नहीं है कि आज सैकड़ों परिवार इस राक्षस के हाथों तबाह हो रहे हैं? कौन जानता है इसके हाथ कितने बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हों? ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की रियायत करना असंगत है। तुम न जाने क्यों इतने ठंडे हो। मैं तो उसके दुष्टाचरण को देखती हूँ तो मेरा रक्त खौलने लगता है। मैं सच कहती हूँ, जिस वक्त उसकी सवारी निकलती है, मेरी बूटी बूटी हिंसा के आवेग से कांपने लगती है। अगर मेरे सामने कोई उसकी खाल भी खींच ले तो मुझे दया न आए। अगर तुम में इसका साहस नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, मैं खुद सब कुछ कर लूंगी। हाँ, देख लेना मैं कैसे उस कुत्ते को जहन्नुम पहुंचाती हूँ। हेलेन का मुखमंडल हिंसा के आवेग से लाल हो गया। आइवन ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है, यह बात नहीं है हेलेन। मेरा यह आशय न था कि मैं इस काम में तुम्हें सहयोग न दूंगा। मुझे आज मालूम हुआ कि तुम्हारी आत्मा देश की दुर्दशा से कितने विकल है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, मैं फिर यही कहूंगा कि यह काम इतना आसान नहीं है और हमें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ेगा।
हेलेन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम इसकी चिंता मत करो। संसार में मेरे लिए जो वस्तु सबसे प्यारी है उसे दांव पर रखते हुए क्या मैं सावधानी से काम न लूंगी? लेकिन तुमसे एक याचना करती हूँ, अगर इस बीच में कोई ऐसा काम करूं जो तुम्हें बुरा मालूम हो तो तुम मुझे क्षमा करोगे ना? आइवन ने विस्मयकारी आंखों से हेलेन के मुख की ओर देखा। उसका आशय उसकी समझ में न आया। हेलेन डरी। आइवन कोई नई आपत्ति तो नहीं खड़ी करना चाहता? आश्वासन के लिए अपने मुख को उसने आतुर अधरों के समीप ले जाकर बोली, प्रेम का अभिनय करने में मुझे यह सब कुछ करना पड़ेगा जिस पर एकमात्र तुम्हारा ही अधिकार है। मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझ पर संदेह न करने लगो। आइवन ने उसे करपाश में लेकर कहा, यह असंभव है हेलेन। विश्वास प्रेम की पहली सीढ़ी है। अंतिम शब्द कहते कहते उसकी आंखें छूट गई। इन शब्दों में उदारता का जो आदर्श था वह उस पर पूरा उतरेगा या नहीं, वह यही सोचने लगा। इसके 3 दिन पीछे नाटक का सूत्रपात हुआ। हेलेन अपने ऊपर पुलिस के निराधार संदेह की फरियाद लेकर रोमनाथ से मिली और उसे विश्वास दिलाया कि पुलिस के अधिकारी उससे केवल इसलिए असंतुष्ट हैं कि वह उनके कलुषित प्रस्तावों को ठुकरा रही है। यह सत्य है कि विद्यालय में उसकी संगति कुछ उग्र युवकों से हो गई थी, पर विद्यालय से निकलने के बाद उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। रोमनाथ जितना चतुर था उससे कहीं चतुर अपने को समझता था। अगले 10 साल के अधिकारी जीवन में उसे किसी ऐसी रमणी से शादी करना पड़ा था जिसने उसके ऊपर इतना विश्वास करके अपने को उसकी दया पर छोड़ दिया हो। किसी धन लोलुप की भांति सहसा वह धनराशि देखकर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। अपनी समझ में तो वह हेलेन से उग्र युवकों के विषय में ऐसी बहुत सी बातों का पता लगाकर फूला न समाया जो खुफिया पुलिस वालों को बहुत सिर मारने पर भी ज्ञात न हो सकी थी। पर इन बातों में मिथ्या का कितना मिश्रण है वह न भाप सका। इस आध घंटे में युवती ने एक अनुभवी अफसर को अपने रूप की मदिरा से उन्मत्त कर दिया था।